Hello students, I hope you all are fine. I am Sudhanshu from team आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो वीडियो को पूरी वॉच करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट के हिंदी में 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही कवर कर लेते हो तो आपके सभी टॉपिक्स एंड कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है एंड आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है। स्टडी के लिए कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, इतना तो नॉर्मली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप सभी वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट को इंग्लिश में देखना होगा तो उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हमने इस सब्जेक्ट पर आपके इंग्लिश में भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप सभी अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वे आप सभी उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा हिंदी में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का नाम समझ लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। अर्थात जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र है उसके जो सिद्धांत है उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसमें हम आपका सबसे पहले आंसर नंबर 1 देखेंगे। आंसर नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देखेंगे। हमसे सबसे पहले पूछा गया है तरलता जाल क्या है, मुद्रा के मांग के तरलता अधिमान सिद्धांत का विवेचन करे। साथ ही हमसे पूछा गया है शुद्ध निर्यात फलन क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था में जीडीपी तथा आय के संतुलन स्तर को यह कैसे प्रभावित करता है। तो हमसे ये पूछा गया है जो आपका एक प्रकार का सिद्धांत है तरलता जाल और तरलता अधिमान सिद्धांत, इन दोनों के बारे में हमें बताना है। साथ ही हमें शुद्ध निर्यात फलन के बारे में बताना है और ये बताना है जो आपका शुद्ध निर्यात फलन है वो अर्थव्यवस्था में जीडीपी तथा आय के संतुलन को कैसे प्रभावित करता है, उन पे क्या प्रभाव डालता है। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे जो जैसे कि आप जानते हैं जो आपका आधुनिक जो आपकी अर्थशास्त्र है उसमें जो समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके कुछ ऐसे सिद्धांत है जिससे कि हमें मौद्रिक नीति, विदेश व्यापार और कुल आय जैसे जो पहलू है उनको समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ता है। तो इनमें से ही दो जो सिद्धांत है इनके ही दो महत्वपूर्ण विषय आते हैं। आप एक का आपका आता है तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप, दूसरा आपका शुद्ध निर्यात फलन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। तो स्टूडेंट जो आपके दोनों सिद्धांत हो गए ये आपके ना समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ विषयों को प्रभावित करते हैं। तो वे विषय बता देता हूँ। उनमें जो आपके विषय आते हैं जैसे कि आर्थिक नीति हो गया, बाजार की स्थिरता हो गया और उत्पादन के संतुलन स्तर हो गए। ये दोनों ही आपके जो सिद्धांत है जो तरलता जाल और शुद्ध निर्यात फलन है ये आपके इन विषयों को प्रभावित करते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद हम आपका देखेंगे कि तरलता जाल और तरलता अधिमान सिद्धांत का विवेचन करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपका यही देखेंगे जो आपका तरलता जाल है उसमें क्या होता है, तरलता जाल आखिरकार होता क्या है। तो तरलता जाल में क्या होता है, तरलता जाल में लोग अपना ना जो उनके पास जो भी उनके पास पूंजी होती है तो उसको वे किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने नगद रूप में रखने की ट्राई करते हैं कि वे किसी चीज में उस चीज को इंटरेस्ट ना निवेश ना करें और बल्कि उसको नगद रूप में रखे। तो वे ऐसे इसलिए क्यों करते हैं इस तरलता जाल में, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तरलता जाल में क्या होता है, तरलता जाल में जो आपकी ब्याज की दरें होती है वे इस हद तक गिर जाती है कि लोग बाग मान लेते हैं कि अब जो ब्याज की दर है वो और नीचे नहीं जाएगी। इसलिए वे क्या करते हैं, वे अपने जो उपाय उनके पास पूंजी होती है उसको वे खर्चे निवेश करने की बजाय अपने पास नगद रूप में रखने की ज्यादा इच्छुक रहते हैं। तो जो आपका तरलता जाल है इसमें आपका अगर केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति बढ़ाई जाती है
तो भी जो आपकी अर्थव्यवस्था में मांग है या निवेश है वो भी नहीं बढ़ता है। तो तरलता जाल का मैंने बारे में आपको बता दिया, तरलता जाल की स्थिति क्या थी, तरलता जाल में क्या होता है। तो ये आपका तरलता जाल था। अब हम आपका देख लेते हैं तरलता अधिमान सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो जो आपका तरलता अधिमान सिद्धांत है ये आपका 3 उद्देश्यों को मुद्रा के रूप में देखता है कि जो तरलता अधिमान सिद्धांत है ये आपकी जो मुद्रा होती है उनको 3 उद्देश्यों के रूप में देखता है कि जो आपकी मुद्रा है वो किस किस उद्देश्य से होती है। तो वो आपके ये तरलता अधिमान सिद्धांत 3 रूप में देखता है। और जो आपका तरलता अधिमान का सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादक किया था वो जॉन मेनोर्ड जी ने किया था। तो उन 3 मुद्रा के रूप देख लेते हैं जिसके रूप में आय को देखता है तरलता अधिमान सिद्धांत, जिसमें आपका सबसे पहले आता है लेन देन हेतु ट्रांजेक्शन मोटिव, जो कि आपके दैनिक आवश्यकताओं के लिए होगी, जैसे कि सब्जी वगैरह लाने के लिए या आपका किसी जो आपका दैनिक खर्च होता है उसको चलाने के लिए लेन देन हेतु मुद्रा होती है। दूसरी आपकी सावधानी हेतु होती है प्रिकॉशनरी मोटिव, जिसमें जो आपका कोई भी कभी इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई बीमार हो गया, किसी का ऑपरेशन होना है, तो जो भी आपकी अनिश्चित परिस्थितियां होती है उन सभी के लिए। थर्ड आपका सट्टा हेतु आती है, जिसमें आपका जो एक तरीके से इंसान इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद उसको जो लाभ प्राप्त होता है उसको हम सट्टा हेतु कहते हैं। तो ये आपके 3 मुद्रा के रूप मैंने बता दिए, 3 उद्देश्य से जो मुद्रा के रूप है उनको बता दिया। अब हम आपको देख लेते हैं कि तरलता जाल में क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तरलता जाल में आपकी ब्याज की दरें भी बहुत कम हो जाती है, इस हद तक गिर जाती है कि जो लोग होते हैं वे नगद रखना बेहतर समझते हैं। और साथ ही इसमें आपका मुद्रास्फीति और ब्याज दरों की परंपरागत नीतियां काम नहीं करती है और जो आर्थिक नीति होती है वो अकार्यक्षम हो जाती है। और जो आपका तरलता जाल है इसमें जो स्थिति होती है वो मंदी आर्थिक संकट के समय देखी जाती है तरलता जाल की स्थिति। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो जैसे कि आपका 2008 की जो वैश्विक मंदी हुई थी उसमें कई विकसित देशों में तरलता जाल देखा गया था। तो ये मैंने आपको तरलता जाल बता दी, तरलता जाल क्या होता है। अब हम आपका देख लेते हैं शुद्ध निर्यात फलन और खुली अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपका देखेंगे शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है। तो जो आपका शुद्ध निर्यात फलन होता है वो आपका उसका जो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। शुद्ध निर्यात नेट एक्सपोर्ट का जो फॉर्मूला होता है शुद्ध निर्यात का वो आपका होता है निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो निर्यात आयात को समझ लेते हैं। निर्यात से आप एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। जैसे निर्यात हो गया तो निर्यात में आपको जो स्टार्टिंग का 2 वर्ड हो गए, नी हो गया, नी का मतलब अर्थात निकलना होता है। अर्थात जो भी भारत से जो भी सेवा या कोई भी वस्तु अदर देश में एक्सपोर्ट हो रही है, निर्यात हो रही है, दूसरी जगह जा रही है, तो उसको हम निर्यात कहते हैं। और आयात का मतलब इसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड देखेंगे आप आ, तो इसमें आ का मतलब आना मान सकते हैं। अर्थात जो भी भारत में अदर देश से कोई वस्तु या सेवा आपके भारत में आ रही है उसको हम आयात कहते हैं। तो हमें शुद्ध निर्यात कब प्राप्त होता है, जब हमारी जो जितनी वस्तु हमने दूसरे देश को दी या जितनी सेवा दूसरे देश को दी और हमें जितनी सेवा दूसरे देश से मिली है, जितनी वस्तु दूसरे देश से मिली, अगर हम उनको घटा देंगे तो हमें शुद्ध निर्यात प्राप्त हो जाता है। और जो आपका शुद्ध निर्यात है ये आपको शुद्ध निर्यात देश की कुल आय जीडीपी, जो आपकी जीडीपी होती है और विनिमय दर होती है, एक्सचेंज रेट होती है, उनके साथ किस प्रकार बदलता है, वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। तो उसको देख लेते हैं हम, जिसमें हम आपका उसको हम आपका शुद्ध निर्यात फलन के रूप में ही देखते हैं। शुद्ध निर्यात फलन ही हमें उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब हम आपका देख लेते हैं खुली अर्थव्यवस्था में शुद्ध निर्यात का नेट एक्सपोर्ट का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जो आपका इफेक्ट पड़ता है वो आपका आय जीडीपी और आयात पर पड़ता है। जैसे कि आपकी जो घरेलू आय होती है वो बढ़ती है तो जो आयात की प्रवृत्ति है वो भी बढ़ जाती है, जिससे कि जो शुद्ध निर्यात है वो घट सकता है। सेकंड आपको जो आता है प्रभाव पड़ता है वो आपका विदेशी आय और निर्यात पर पड़ता है, क्योंकि जिसमें जो आपकी विदेशी देशों की अगर आय बढ़ेगी तो जो भारतीय वस्तु है वे अधिक खरीदेंगे उनको, और जो जिससे क्या होगा, जिससे जो भारत का निर्यात है और जो शुद्ध निर्यात है वे दोनों ही बढ़ेंगे। थर्ड जो प्रभाव पड़ता है वो आपका विनिमय दर पर पड़ता है, एक्सचेंज रेट पे। अगर आपका जो रुपये का मूल्यन किया जाता है तो उसमें जो निर्यात है वो सस्ता हो जाता है और साथ ही जो आयात है वो महंगा हो जाता है, और जो इसका प्रभाव पड़ता है वो शुद्ध निर्यात को बढ़ा देता है। तो ये आपका थर्ड भी हो गया। अब हम आपका संतुलन आय पर प्रभाव देख लेते हैं।
जिसमें आपको जो आता है, जो आपका शुद्ध खुली अर्थव्यवस्था होती है, वो यही आपका शुद्ध निर्यात कुल मांग का एक हिस्सा भी होता है। इसलिए इसका जो भी बदलाव होता है वो जीडीपी को, जो आपके ग्रोस उसको भी प्रभावित करता है। अगर आपका जो शुद्ध निर्यात है वो बढ़ेगा तो जो संतुलन आय का स्तर है वो भी बढ़ेगा और जो अर्थव्यवस्था उसमें भी उत्पादन बढ़ेगा। और अगर आपका जो शुद्ध निर्यात है वो घटेगा तो जो संतुलन आय है वो भी कम हो जाएगी, जिससे कि आपके व्यापार में घाटा और मंदी का खतरा भी बढ़ेगा। तो ये हमने आपका संतुलन आय पर प्रभाव देख लिया शुद्ध निर्यात फलन का। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा परिचय लिख देंगे। परिचय में आप लिखेंगे जो आपका तरलता जाल और शुद्ध निर्यात फलन है, ये आपकी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक प्रकार की अवधारणाएं है। और जो तरलता जाल है इसमें हमें ये पता चलता है कि जो मौद्रिक नीति है वो कब बेअसर हो सकती है और जो अर्थव्यवस्था उसको राजकोषीय नीति से सहारा देना पड़ता है। और जो आपका शुद्ध निर्यात फलन है वो हमें बताता है कि खुली अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार जीडीपी और आय के संतुलन को प्रभावित करता है। जो तरलता जाल और शुद्ध निर्यात हो गई, ये दोनों ही हमारे समुचित उपयोग नीति निर्माण में अर्थव्यवस्था को स्थिर और टिकाऊ बनाए रखने में सहायक हो सकता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है वो हमसे सबसे पहले पूछा गया है वास्तविक राष्ट्र आय और जो सांकेतिक राष्ट्र आय है, इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है। एक आपका वास्तविक राष्ट्र आय और दूसरा आपका सांकेतिक राष्ट्र आय। तो इनके बीच जो भी भिन्नता है उनको हमें बताना है। साथ ही हमें मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की आलोचना के साथ व्याख्या भी करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम ये लिखेंगे जो आपकी राष्ट्रीय आय होती है वो हमें आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। इसमें आपको जो राष्ट्रीय आय होती है इसको हम 2 रूपों में मापते हैं। एक आपका सबसे पहला वास्तविक राष्ट्र आय, दूसरा आपका सांकेतिक नाम मात्र राष्ट्र आय। तो जो ये दोनों ही आपकी आय होती है ये हमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। और जो आपका मुद्रा के परिणाम सिद्धांत हो गया, उसका संबंध मुद्रा की आपूर्ति और मूल्य स्तर से होता है। और जो आपका मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है ये मुद्रा की मात्रा में बदलाव मूल्य स्तर को कैसे प्रभावित करता है ये बताता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे वास्तविक राष्ट्र आय और सांकेतिक राष्ट्र आय में अंतर। तो आधार देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी वास्तविक राष्ट्र आय की बात करेंगे। तो वास्तविक राष्ट्र आय में क्या होता है, जो आय होती है इसमें स्थिर मूल्यों पर मापी जाती है और इसमें वास्तविक राष्ट्र आय का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जो आपकी मुद्रास्फीति होती है उसका असर हटाया गया होता है। वास्तविक राष्ट्र आय का उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य असली आर्थिक विकास दर को समझना होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे आपको जो 2023 में जो उत्पादन है वो वही है और जो 2020 में था, तो मतलब जो आपका 2023 और 2020 का उत्पादन है वो सेम है। तो जो दोनों वर्षों की वास्तविक आय है वो समान ही होगी। उपयोगिता देख लेते हैं। उपयोगिता, जो वास्तविक आय की उपयोगिता आती है वो आर्थिक योजना और नीति निर्माण के लिए अधिक सटीक होती है आपकी वास्तविक आय। अब हम आपका सांकेतिक राष्ट्र आय के बारे में देख लेते हैं। तो सांकेतिक राष्ट्र आय वो आय होती है जिसमें वर्तमान बाजार मूल्यों पर जो मापी जाती है। सांकेतिक राष्ट्र आय का मुद्रास्फीति पर प्रभाव देख लेते हैं। इससे आपका मुद्रास्फीति या मुद्रा अवलोकन का प्रभाव शामिल होता है। उद्देश्य देख लेते हैं। सांकेतिक राष्ट्र आय का जो उद्देश्य है वो कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य जानना होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो आपका 2023 की सांकेतिक आय है वो अगर अधिक हो सकती है तो उसमें आपका मूल्य बढ़ गए होंगे। उपयोगिता में आप देख सकते हैं ये आपका केवल नामात्र वृद्धि को दर्शाता है, भ्रामक भी हो सकता है। तो टोटली हम जो आपका भिन्नताएं बता सकते हैं, एक तरीके से हम ये बता सकते हैं जो आपकी वास्तविक आय है वो आर्थिक विकास की गुणवत्ता को बताती है और जो आपकी सांकेतिक आय है वो आपकी मूल्य वृद्धि को बताती है। इसलिए जो हमें नीति निर्धारण और तुलनात्मक अध्ययन होता है उसमें वास्तविक आय हमें अधिक उपयोगी साबित होती है। तो ये हमने एक प्रकार से दोनों के बीच में भिन्नताएं देख ली। अब हम आपका मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका ये देख लेते हैं जो आपका मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है उसका अर्थ क्या होता है। जो आपका मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है इसमें मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से सीधे मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। इसका मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ। जो आपका ये सिद्धांत है इसका एक सूत्र होता है MV बराबर PT, जहां आपका जो M होता है वो मुद्रा की मात्रा होती है, V आपकी मुद्रा की गति होती है और जो आपका T होता है वो लेन देन की मात्रा होती है और P आपका मूल्य स्तर होता है। तो जब आपका MV जो आपका मुद्रा की मात्रा प्लस मुद्रा की जो आपकी मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की जो गति होती है अगर वो आपके मूल्य स्तर और लेन देन की मात्रा के बराबर हो जाए तो आपका मुद्रा का परिणाम सिद्धांत स्थापित हो जाता है।
तो इस जो आपका ये मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है, इसका अर्थ क्या है वो बता देता हूं। अगर आपकी जो मुद्रा की मात्रा है वो बढ़ेगी तो जो बाकी कारक है वे स्थिर भी रहेंगे, जिससे कि जो मूल्य स्तर है, महंगाई है, वो बढ़ेगी। इसमें आपका प्रमुख अर्थशास्त्रियों का योगदान देख लेते हैं। किस किस अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा। इसमें आपके सबसे पहले आते हैं इरविंग फिशर, जिन्होंने आपका मुद्रा का जो परिणाम का सिद्धांत है इसे गणितीय रूप में प्रस्तुत किया। दूसरे आपके आते हैं कैम्ब्रिज स्कूल, जिन्होंने इसे कैम्ब्रिज समीकरण के रूप में समझाया। तो ये हमने आपके इसके कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों का योगदान भी देख लिया। अब इसकी कुछ कमियां, इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली आलोचना आती है वो आती है मुद्रा की गति जो होती है v से, जिसे हमने दर्शाया, वो आपकी इसमें स्थिर नहीं होती है, ये परिवर्तनशील होती है। ये आपका समय और परिस्थिति के साथ बदलती भी रहती है, जैसे आपका मंदी में गति घट जाती है। सेकंड जो आपकी आलोचना आती है वो आती है टी, यानी लेन देन की जो मात्रा है वो भी स्थिर नहीं रहती है। जो आपकी टी होता है वो भी आपका बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। ये भी आपके उत्पादन और लेन देन बाजार की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये भी आपका स्थिर नहीं रहता है। थर्ड आपकी जो आलोचना आती है वो केवल मुद्रा को कारण मानना एक आंगिक दृष्टिकोण आता है, जिसमें जो मूल्य स्तर होता है वो कई चीजों पर असर डालता है, जैसे कि मांग, आपूर्ति, उत्पादन लागत, सरकार की नीति आदि। फोर्थ आपकी जो आलोचना आती है उसमें आता है स्वयं को सिद्ध करने की शक्ति। आपका ये सिद्धांत है मुद्रा और मूल्य के संबंध को ही बताता है, ये अपने खुद के बदलाव का कारण स्पष्ट नहीं कर पाता है। फिफ्थ जो आपका आता है किन्स की आलोचना, जो किन्स ने आलोचना की थी। किन्स ने कहा था जो मुद्रा की आपूर्ति है उसका प्रभाव केवल आपका तभी होता है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, नहीं तो अगर मुद्रा वृद्धि से कोई भी केवल मांग बढ़ती है तो उससे आपकी केवल मांग ही नहीं बढ़ती है। मूल्यांकन देख लेते हैं, जिसमें जो आपका सिद्धांत है केवल लंबे समय के लिए कुछ हद तक ठीक हो सकता है, साथ ही साथ अल्पकाल में अव्यावहारिक सिद्ध हो सकता है। और जो आपके आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की मांग, उपभोग, निवेश और सरकारी नीतियों को भी ये महत्व देता है। तो ये मैंने आपको मूल्यांकन बता दिया। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखें जो आपकी वास्तविक और सांकेतिक राष्ट्र है, इनका अगर हम जो भिन्नताएं देखते हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि जो आपका मूल्य बढ़ने से विकास ही नहीं होगा, जो असली विकास उत्पादन और सेवाओं की वृद्धि है उससे भी विकास होगा। साथ ही जो मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है उसने मुद्रा और मूल्य के बीच संबंध को पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाया है, लेकिन आपकी इसकी कुछ सीमाएं भी है। तो जो आपके आज की अर्थव्यवस्था है इसमें ये थोड़ी जटिल मानी जाती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूंजी की सीमांत क्षमता पूछी गई है। साथ ही जो आपकी पूंजी की सीमांत क्षमता है वो निवेश निर्णय को कैसे प्रभावित करती है, उस पर क्या प्रभाव डालती है, उसके बारे में हमें बताना है। साथ ही जो आपका संतुलित बजट गुणांक का सिद्धांत है उसके बारे में भी आपका हमें इस आंसर में बताना है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे जो आपका निवेश और बजट नीति है, ये आपके आज के टाइम में थोड़ी महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं, क्योंकि इनसे किसी भी देश की समष्टि आर्थिक स्थिति को ये प्रभाव डालते हैं। और जो निवेश है वो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी निवेश से आपकी जो कितनी भी आर्थिक अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जो भी एक्स्ट्रा आय प्राप्त होती है। और जो बजट नीति होती है उसके बारे में हमें इससे पता चलता है कि जो आपकी सरकार होती है, जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है, वो अपने व्यय और कर नीति को कैसे संतुलित रखेगी। और जो पूंजी की सीमांत क्षमता होती है, जो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती है, एमईसी होती है, वो निवेश की लाभप्रदता को मापने का एक उपकरण होता है। लेकिन जो आपका संतुलित बजट गुणांक होता है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है, वो कर और व्यय में बराबर बदलाव होने पर राष्ट्र आय पर क्या असर होगा उसके बारे में हमें बताता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे पूंजी की सीमांत क्षमता और उसका निवेश पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता क्या होती है। तो जो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, एमईसी है, वो किसी नई पूंजी पर निवेश करने से मिलने वाली अपेक्षित लाभ दर होती है। जो अगर हम किसी भी जो हमारी नई पूंजी होगी, अगर हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें कितना लाभ मिल रहा है, उस लाभ दर को ही हम आपकी पूंजी की सीमांत क्षमता कहते हैं। इसका जो आपका पूंजी की सीमांत क्षमता है, इसको जो प्रतिपादित किया था वो जॉन मेनॉर्ड किन्स जी ने किया था। उन्होंने कहा था जो आपकी पूंजी की सीमांत क्षमता है वो अधिकतम ब्याज दर है जिस पर कोई उद्यमी पूंजी निवेश को लाभप्रद मानता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई पूंजी की सीमांत क्षमता की। अब हम आपका एमईसी और निवेश निर्णय के बीच संबंध देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं जब आपका जो पूंजी की सीमांत क्षमता अधिक होती है और जब ब्याज दर कम होता है तो उस स्थिति में क्या होता है। तो इस स्थिति में जो सीमांत होता है वो लाभ दर बाजार में उपलब्ध ब्याज दर से अधिक होता है। तो जो इसमें जो आपका
निष्कर्ष निकलता है वो निवेशक निवेश को लाभप्रद मानता है और पूंजी निवेश भी बढ़ता है। अगर जो आपकी जो पूंजी की निर्वाह क्षमता होती है अगर वो कम हो जाए और ब्याज दर अधिक बढ़ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें निवेशक निवेश करने से बचते हैं। थर्ड आपका जो आता है वो आपका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक आता है, जिसमें आपका उद्यमी का विश्वास आ गया, भविष्य की अपेक्षा आ गई, नीति स्थिरता आदि जो आती है, ये सभी भी आपकी पूंजी की सीमांत क्षमता को प्रभावित करती है। तो अब हम आपका एमईसी में गिरावट के कारण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है अधिक उत्पादन से वस्तुओं की कीमत गिरना, दूसरा आपका बाजार में संतृप्ति, तीसरा आपका पूंजी उपकरणों का पुराना हो जाना। इसलिए जो आपकी जो सरकार ब्याज दर है वो कम करती है और इसको निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। तो ये मैंने आपको पूंजी की सीमांत क्षमता बता दिया, एमईसी बता दिया। अब हम आपका संतुलित बजट गुणांक देख लेते हैं। तो जो आपका बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है उसका अर्थ देख लेते हैं। जो आपका बैलेंस बजट गुणांक हो गया वो कहता है कि जिसमें सरकार अपना व्यय जी और कर टी समान मात्रा में बढ़ाती है और फिर भी कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो उसको हम आपका संतुलित बजट गुणांक कहते हैं। मान लीजिए जब आपका सरकार ने 1 रुपए का अतिरिक्त खर्च किया और 1 रुपए का टैक्स भी बढ़ा दिया तो जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी 1 रुपए की वृद्धि होती है। तो ये हमने आपका संतुलित बजट गुणांक देख लिया। अब हम आपका इसका सिद्धांत देख लेते हैं। इसका सिद्धांत क्या कहता है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो आपका इसका जो आपका गणितीय मूल होता है वो आपका 1 के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका बीबीएम होता है, जो आपका बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है, संतुलित आपका बजट गुणांक होता है, वो आपका 1 आपका गुना में 1 माइनस एमपीसी, जो आपका मैंने एमपीसी के बारे में अभी बताया आपको, और फिर आपका माइनस कर देंगे तो एमपीसी माइनस 1 माइनस एमपीसी। तो अगर ये दोनों जो बराबर होते हैं ये 1 के बराबर ही होते हैं, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए 1 हो जाए तो आपका बैलेंस बजट गुणांक बन जाता है। जहां आपका जो एमपीसी होती है वो मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम होता है, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, उसको हम आपका एमपीसी कहते हैं। तो ये हमने आपका इसका गणितीय सूत्र बता दिया, इसका सिद्धांत बता दिया। अब इसका हम काम देख लेते हैं, ये काम कैसे करता है। तो मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए खर्च करे तो ये आपका राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, लेकिन अगर आपने सरकार ने 100 रुपए का टैक्स बढ़ाया तो इसे उपभोग में कुछ कमी आती है एमपीसी के अनुसार, लेकिन जो खर्च का गुणांक है वो प्रभाव टैक्स के प्रभाव से अधिक होता है, जिससे कि जो कुल आय है उसमें शुद्ध वृद्धि होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो ये शुद्ध बजट गुणांक है ये किस प्रकार से काम करता है। अब इसका प्रयोग और महत्व देख लेते हैं। तो जब भी सरकार अपना जो बजट है वो संतुलित भी रखना हो और उसे साथ में आय भी बढ़ानी हो तो आपका उस टाइम पे ये इसका उपयोग करती है। और साथ ही जो आपके सिद्धांत है हमें बताता है कि सरकारी व्यय का प्रभाव कर वसूली के असर से अधिक होता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम लिखेंगे जो आपकी पूंजी की सीमांत क्षमता होती है उससे हमें पता चलता है कि जो एक निवेशक होता है वो कब निवेश करना लाभकारी समझेगा और जब उसकी ब्याज दर व भविष्य के लाभ के अनुमान पर ये निर्भर करती है। और अगर हम जो आपकी सरकार होती है उसको निवेश को बढ़ावा देते हैं तो उससे आपकी जो ऐसी नीतियां बनानी होती है जिससे कि जो एमईसी है वो बढ़ जाए और जो ब्याज दर है वो घट जाए। और जो आपका संतुलित बजट गुणांक होता है इसमें पता चलता है कि सरकार अपने बजट को संतुलित रखते हुए भी अर्थव्यवस्था में आय वृद्धि कर सकती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे खुली अर्थव्यवस्था में वस्तु बाजार संतुलन के बारे में पूछा गया है। साथ ही जो आपका तरलता डिमांड है उसके बारे में पूछा गया है और ये आपका मुद्रा के मांग के केन्सियन सिद्धांत के बारे में भी हमसे पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपका वस्तु बाजार का संतुलन और जो मुद्रा की मांग के जो सिद्धांत हो गए, ये हमें किसी भी अर्थव्यवस्था का समुचित संचालन करना तभी संभव होता है जब आपका जो वस्तु की कुल मांग होती है, जो कुल आपूर्ति होती है उसमें संतुलन हो और जो मुद्रा की मांग है उसकी भी उपलब्धता के अनुसार वो हो। तो एक तरीके से हम आपको ये देख सकते हैं जो आपका खुली अर्थव्यवस्था हो गई उसमें वस्तु बाजार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो आपका केन्सियन का सिद्धांत है वो तरलता डिमांड का जो सिद्धांत है वो हमें बताता है कि लोग किन कारणों से मुद्रा को अपने पास रखना चाहते हैं। जो कि केन्सियन का जो सिद्धांत है वो मैंने आपको अभी बताया भी था, तरलता डिमांड का सिद्धांत, जिसमें जो आपकी ब्याज की दर है वो बहुत ही नीचे स्तर पर पहुंच जाती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें जो आपकी खुली अर्थव्यवस्था उसमें वस्तु बाजार संतुलन क्या है। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं खुली अर्थव्यवस्था क्या है।
तो जो खुली अर्थव्यवस्था है वो आपकी एक प्रकार की ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो अन्य देश होते हैं उनके साथ जो आपका निर्यात होता है एक्सपोर्ट होता है और जो आपका आयात होता है इंपोर्ट्स होता है उनके माध्यम से ही वो व्यापार करता है। इसमें आपका बाहरी क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये मैंने आपको खुली अर्थव्यवस्था बता दिया। वस्तु बाजार संतुलन के बारे में देख लेते हैं। तो वस्तु बाजार संतुलन आपका जब होता है जब आपका जो कुल मांग है एग्रीगेट डिमांड और जो कुल आपूर्ति है एग्रीगेट सप्लाई है ये दोनों बराबर हो जाए, अर्थात जो आपका एडी बराबर एएस हो जाता है तो वो आपका वस्तु बाजार संतुलन बन जाता है। तब हम आपका खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है वाई, जो कि आपकी राष्ट्रीय आय होती है। जो आपकी राष्ट्रीय आय होती है वो आपके उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और जो आपके निर्यात और आयात का जो भी शुद्ध निर्यात फलन होता है उन सभी को जोड़कर हमें आपका राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो ये आपको खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त बता दी। एक प्रकार से आप इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, जब आपका उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात मिलकर कुल आय उत्पादन के बराबर हो जाते हैं तो आपका जो वस्तु बाजार संतुलन है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसकी कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं, जिसमें जो आपका आयात है वो देश की आय से प्रभावित होता है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी तो आयात भी बढ़ेगा, और जो आपका निर्यात है वो अन्य देशों की आय और विनिमय दर पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपके अन्य देशों की आय बढ़ेगी तो जो आपका हमारा निर्यात है वो भी बढ़ेगा। साथ ही जो विनिमय दर है उसमें बदलाव वस्तु बाजार के संतुलन को प्रभावित करता है। साथ ही जो आपको जो खुली अर्थव्यवस्था उसमें सरकार को केवल घरेलू ही नहीं बल्कि विदेशी कारकों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका लिखें तरलता डिमांड और केन्सियन मुद्रा मांग सिद्धांत। तो तरलता डिमांड का मैंने आपको बताया, ये जो अभी तरलता डिमांड का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया तो आप इसी प्रकार से लिख लेंगे। इसमें आपकी ब्याज की दर बहुत कम हो जाती है और ये आपका जेन मेनोड केन्स द्वारा प्रतिपादित था। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने धन को निवेश करने की बजाय अपने पास रखना ज्यादा उचित समझता है कैश रूप में। तो अब हम आपके इसके जो आपका ये केन्सियन सिद्धांत है आपका 3 कारणों से होता है, जो मैंने आपको 3 रूप बताए भी थे। एक आपका लेन देन हेतु ट्रांजेक्शन मोटिव, दूसरा आपका सावधानी हेतु बताया था, थर्ड आपका सट्टा हेतु बताया था। तो इसका आंसर आपका सेम ही रहेगा। इसके कुछ मुख्य बिंदु बता देता हूं। इसमें जो ब्याज दर होती है वो सट्टा उद्देश्य से मांग के बीच उल्टा संबंध होती है, और जब आपकी जो ब्याज दर है वो कम होगी तो जो लोग हैं वे मुद्रा ज्यादा रखना चाहते हैं, और जब आपकी जो ब्याज दर होगी वो अधिक होगी तो लोग इसमें बांड में निवेश करना पसंद करते हैं। और जो आपका ये सिद्धांत है ये मुद्रा की मांग एक आय और ब्याज दर दोनों से प्रभावित होती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपकी खुली अर्थव्यवस्था है इसमें वस्तु बाजार का संतुलन घरेलू खपत और निवेश से तो होता ही है, साथ ही आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे कि निर्यात और आयात हो गए उनसे भी आपका प्रभाव पड़ता है इस पे। और साथ ही जो आपका ये संतुलन होता है ये आपके देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो तरलता डिमांड सिद्धांत है वो हमें बताता है कि जो व्यक्ति है वो आपको क्यों नहीं खर्च करना चाहता है और क्या स्थिति बन जाती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें हम आपका देखेंगे जो आपकी आर्थिक गतिविधि होती है उसको मापने के आपके विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। तो उनमें से हम आपके 3 दृष्टिकोण को देखेंगे। वे आपके 3 दृष्टिकोण क्या होते हैं और वे सामान्य उत्तर क्यों देते हैं उसके बारे में हमें बताना है। साथ ही जो आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सामान्य गुणांक हो गया उनके दोनों के बीच में हमें क्या भिन्नता है उन भिन्नताओं को बताना है। तो इतना इसी प्रकार से आप हम इसका एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में हम आपका ये लिखें जो आपका आर्थिक स्थिति को मापने के लिए आपके विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं। तो उनमें जो आपके साधन आते हैं उनमें आपका ये आपके विभिन्न दृष्टिकोण से आगे जाते हैं, जिसमें आपका एक आता है उत्पादन, दूसरा आपका आय आता है और थर्ड आपका व्यय होता है। उत्पादन अर्थात कितनी चीजों का उत्पादन हुआ, कितनी चीजें बनी। आय मतलब कितना उसने कमाया, व्यय मतलब जितना आपका खर्च हुआ। तो जो आपके तीनों ही कारक होते हैं इनसे जो आंकड़े वे सामान्यतः सामान्य होते हैं, और जो उपभोग की प्रवृत्ति और गुणक का उपयोग होता है उससे हमें पता चलता है कि किसी आर्थिक नीति का राष्ट्रीय आय पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो इतना सब लिखने के बाद हमारा एक छोटा सा परिचय कंप्लीट हो जाएगा। परिचय लिखने के बाद हम आपका लिखेंगे जो आपकी आर्थिक गतिविधि है उसको मापने के 3 दृष्टिकोण और उनके समान परिणाम की व्याख्या करेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहले उत्पादन दृष्टिकोण आता है, प्रोडक्शन अप्रोच आता है। तो इसमें सभी क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवा जो आपके क्षेत्र हो गए इन सभी में जितनी भी आपकी जो वस्तु या सेवा का मूल्यवर्धन हुआ, जो वैल्यू एडिट हुई है
उसको जोड़ते हैं हम आपका उत्पादन दृष्टिकोण में। और जो आपका राष्ट्र आय होती है ये आपके सभी क्षेत्रों का मूल्यवर्धन का योग ही होती है। अतः जो आपकी राष्ट्र आय होगी वो आपका सभी क्षेत्रों का मूल्यवर्धन का जुड़ाव होगी। सेकंड जो आपका आता है वो आपका आय दृष्टिकोण आता है, इनकम अप्रोच आता है। इसमें हमें जितने भी जो उत्पादन होते हैं उनके जो भी उनसे हमें जो भी आय हुए उसको जोड़ा जाता है, जैसे कि कई मजदूरी हो गई, ब्याज हो गए, किराया हो गया, लाभ हो गया। तो इसमें जो आपकी राष्ट्र आय होगी वो इन सभी आपके जो विभिन्न प्रकार के कारक है इन सभी को जोड़ के ही हमें आपकी राष्ट्र आय प्राप्त होती है। थर्ड जो आपका अप्रोच आती है वो आपका व्यय दृष्टिकोण आता है, अर्थात आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच। इसमें जो देश में वस्तुएं और सेवाएं होती है उन पर कुल आय को जोड़ा जाता है, जैसे कि आपका उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। अर्थात इसमें क्या होता है, जो आपका उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और जो शुद्ध निर्यात होता है वो आपके राष्ट्र आय के बराबर होता है। तो अब हम देख लेते हैं जो आपके तीनों ही दृष्टिकोण है ये हमें राष्ट्र आय क्यों प्राप्त करते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु या सेवा बनाई तो वो आपको किस आय पर अर्जित हुई है उसका और कौन उपभोग करता है। मान लीजिए आपने कोई किसान है, उसने गेहूं उगाया तो उससे क्या लाभ होगा, उसकी क्या आय होगी, और उसे उपभोक्ता उसे खरीदता है उस पर व्यय भी होगा। अर्थात जो उत्पादन होगा वो आय और व्यय के बराबर ही होगा। अर्थात जितना खर्च करेंगे उतना आपके पास आएगा, आप उतना खर्च भी करोगे। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो आपकी मूल्यांकन विधियां समान, मुद्रास्फीति समायोजन और दोहरी गणना से बचाए जाए तो जो तीनों ही दृष्टिकोण है ये आपके राष्ट्र आय का सही आंकड़ा देते हैं। सेकंड जो आपका आता है ये तो हमने आपका व्यय दृष्टिकोण ये दृष्टिकोण देख लिए। सेकंड जो आपका आता है वो आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सामान्य गुणक के बीच जो भी अंतर होते हैं उन अंतरों को देख लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले अंतर में जो आता है, सबसे पहले हम आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति देखेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी देखेंगे। तो जो एमपीसी है उससे हमें पता चलता है जब आपका आय में 1 रुपए की वृद्धि होगी तो इसमें से व्यक्ति कितना खर्च हिस्सा खर्च करता है। अर्थात जो आपकी एमपीसी होती है वो आपकी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होती है, जहां आपका जो डेल्टा सी होती है वो उपभोग में परिवर्तन होता है और जो आपका आय में परिवर्तन है वो आपका डेल्टा वाई के बराबर होता है। अगर जो आपकी एमपीसी जो होती है वो अगर आपकी 0.8 है तो जो व्यक्ति की आय बढ़ने की होगी वो आपका 1 रुपए में से 80 पैसे खर्च करता है वो। सेकंड आपको जो आता है वो सामान्य गुणांक आता है, मल्टीप्लायर आता है, जो कि हमें बताता है कि प्रारंभिक निवेश या खर्च में बढ़ोतरी से कुल आय कितनी गुना बढ़ेगी। अर्थात जो आपका मल्टीप्लायर होता है वो हमेशा एक आपका गुणक में 1 माइनस एमपीसी के बराबर होता है। तो जो आपका एमपीसी होता है इसका आपका गुणक में सीधा संबंध होता है, अर्थात जितनी अधिक एमपीसी होगी उतना ही बड़ा गुणक होगा। तो इसके बीच कुछ मुख्य अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले एमपीसी देखेंगे। एमपीसी का अर्थ क्या होता है, ये आपका अतिरिक्त आय का कितना भी भाग उपयोग किया जाता है उसको हम आपका एमपीसी कहते हैं। इसका सूत्र होता है एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसका मान आपका 0 से 1 के बीच होता है। साथ ही जो एमपीसी का प्रभाव है वो व्यक्तिगत उपभोग व्यवहार को दर्शाता है। अब हम आपका सामान्य गुणांक देख लेते हैं। तो सामान्य गुणांक हमारा प्रारंभिक व्यय के प्रभाव से आय कितनी गुना बढ़ती है उसको हम आपका सामान्य गुणांक कहते हैं। इसका सूत्र होता है के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो इसका जो मान होता है वो आपका 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कितना भी हो सकता है, अगर जो आपका एमपीसी है वो आपका 1 से छोटा हो। अगर इसका प्रभाव देख लेते हैं, इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था में व्यय के प्रभाव को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपका जो एमपीसी है वो 0.75 है तो जो हम आपका इसका के निकालेंगे, जो इसका गुणक निकालेंगे वो 1 गुणक में 1 माइनस 0.75 करेंगे तो इसका जो गुणक निकलेगा वो आपका 4 निकलेगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति 1 रुपए का निवेश कर रहा है तो उससे 4 रुपए की राष्ट्र आय उत्पन्न हो सकती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखें जो आपका राष्ट्र आय को उत्पादन, आय और व्यय होती है, ये जो तीनों ही दृष्टिकोण होते हैं ये हमें एक ही परिणाम की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एक ही आर्थिक गतिविधि की अलग अलग व्याख्या होती है और जो आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होते हैं वो किसी व्यक्ति के उपभोग व्यवहार को दर्शाती है। लेकिन जो आपका गुणांक होता है वो सरकार या निवेशक द्वारा किए गए खर्च का संपूर्ण आय पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपका देखेंगे जो आपका एपीसी और एपीएस, एमपीसी और एमपीएस जैसी जो अवधारणाएं है इनके बारे में हमें बताना है। साथ ही जो आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसके निर्धारक तत्व क्या है और जो आपकी उत्सुकता मुद्रा है उसको परिभाषित करना है। M1, M2 तथा M3 का विश्लेषण भी करना है। तो इसी प्रकार से हम आपका इसके आंसर में सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे।
नीचे में आप लिखे हैं जो आपका आय, उपभोग और बचत होगा, जो आपके 3 प्रकार के जो तत्व है, ये आपके जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें एक अलग ही संबंध बनाते हैं। जैसे कि उपभोग की प्रवृत्ति हो गई एमपीसी एपीसी, और जो बचत की प्रवृत्ति होगी एमपीएस एपीएस। इनसे हमें पता चलता है कि जो आय है उसका हमने कितना हिस्सा खर्च किया है और उस कितना हिस्सा खर्च किया जा रहा है, और उसमें से आपका कितना सेविंग के लिए रखा जा रहा है। और जो एक देश की मुद्रा प्रणाली होती है उसमें जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है, हाई पावर्ड मनी होती है, और जो विभिन्न मुद्रा संचरण मापदंड होता है जैसे कि M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गए, इनसे हमें पता चलता है कि जो मुद्रा है वो कैसे कार्य कर रही है और उसके कितने रूप है। तो इसी के बारे में हम आपका एक छोटा सा परिचय लिख दें। परिचय लिखने के बाद हम आपका लिखेंगे एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस की व्याख्या और एमपीसी के निर्धारक। तो सबसे पहले हम आपका एमपीसी देख लेते हैं। आपका एमपीसी क्या होता है? सीमांत, जिसको हम आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो जो आपका एमपीसी है, एमपीसी हमें बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की आय में 1 रुपए की वृद्धि हुई है तो व्यक्ति उसमें से उसका कितना हिस्सा उपभोग कर रहा है, उसको ही हम आपका एमपीसी कहते हैं। तो एमपीसी का जो आपका सूत्र होगा वो होता है एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, अर्थात जो आपका एमपीसी का सूत्र होता है वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होता है। अर्थात एमपीसी जो होती है वो आपके डेल्टा सी और डेल्टा वाई के बराबर होती है। मान लीजिएगा अगर किसी व्यक्ति की जो आय है वो उसमें आपके 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है तो उसमें जो उसका उपभोग है वो 80 रुपए का और बढ़ जाता है, अर्थात उसके जो एमपीसी होगी वो 0.80 होगी। तो ये हमने आपका एमपीसी देख लिया। एमपीसी के बाद हम आपका एमपीएस देख लेते हैं। एमपीएस क्या होता है? जिसके आपके फुल फॉर्म होती है सीमांत बचत प्रवृत्ति, जिसे हम आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। तो एमपीएस हमें बताता है कि हमारी आय में वृद्धि का कितना हिस्सा व्यक्ति बचाता है, कि उसकी आय में जितनी भी वृद्धि हुई है उसमें से वो कितना हिस्सा अपनी सेविंग के लिए रख रहा है। तो जो आपकी एमपीएस होता है वो आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है, जहाँ जो आपकी डेल्टा एस होता है वो आपका सेविंग का डेल्टा होता है, अर्थात जो भी सेविंग में से आपका जो बचाया हुआ हिस्सा होता है उसको हम आपका डेल्टा एस कहते हैं। और जो आपका एमपीसी और एमपीएस होते हैं ये दोनों मिलके हमेशा 1 के बराबर होते हैं। तो ये आपका एमपीएस हो गया। हम आपका एपीसी देख लेते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे हम आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो जो आपका एपीएस होता है ये हमें बताता है कि कुल आय में से कितना उपभोग किया गया है, अर्थात जो आपका एपीसी होता है वो आपका सी गुना वाई के बराबर होता है। अब हम आपका एपीएस देख लेते हैं। एपीएस आपका औसत बचत प्रवृत्ति, जिसे हम आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ये आपका कुल आय में से कितनी बचत की गई है उसको ही हम आपका एपीएस कहते हैं। और जो आपका एपीएस होता है ये आपका एस गुना वाई के बराबर होता है। और जो आपका हमेशा एपीसी और जो एपीएस होता है उन दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। अब हम आपका एमपीसी के निर्धारक तत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आय का स्तर आता है। जो कम व्यक्ति आय वाले व्यक्ति होते हैं वे अधिक भाग उपभोग में खर्च करते हैं, अर्थात जो उनका एमपीसी होता है वो अधिक होता है। और जो आपके उच्च आय वाले होते हैं उनका जो एमपीसी होता है वो कम होता है, क्योंकि वे अपना उपभोग में कम खर्च करते हैं। सेकंड आता है भविष्य की उम्मीदें। यदि अगर आपको जो भविष्य में जो आपकी आय की अनिश्चितता है वो रहती है तो उससे लोग अधिक बचत भी करते हैं, अर्थात जो आपका एमपीसी है वो कम हो जाता है। थर्ड आपका आता है उपभोक्ता का स्वभाव, अर्थात जो खर्चीला या मितव्यय व्यय होगा वो आपका एमपीसी को प्रभावित करता है। फोर्थ आपका मौजूदा रन का बोझ आ जाता है, जिसमें जो अधिक रन जो होता है वो व्यक्ति को उसका कम उपभोग करता है, तो जो एमपीसी है वो भी कम हो जाती है। साथ ही जो आपकी आती है एक आपकी सरकारी कर नीति आती है। यदि आपका जो कर होगा वो कम मात्रा में लगता होगा तो लोगों के पास उसमें ज्यादा पैसा भी होगा, और जो एमपीसी होगी उससे वो एमपीसी बढ़ जाएगी। अब हम आपका देख लेते हैं उच्च शक्ति मुद्रा और M1, M2, M3 का विश्लेषण। तो सबसे पहले हम आपका समझ लेते हैं आपका उच्च शक्ति मुद्रा क्या है, हाई पावर्ड मनी H क्या है। तो जो आपकी उच्च शक्ति मुद्रा है ये आपकी उस प्रकार की मुद्रा होती है जिसमें जो आरबीआई होता है, भारतीय रिजर्व बैंक है, जो वो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। उच्च शक्ति मुद्रा जो होती है ये आपके आरबीआई द्वारा जारी की जाती है या फिर सरकार के द्वारा जारी की जाती है। उच्च शक्ति मुद्रा को हम आपकी मूल मुद्रा, बेस मनी या नकद मुद्रा भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि जनता के पास जो उपलब्ध नकद हो गया वे शामिल हो गए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो आरबीआई में जमा रिजर्व है वे शामिल हो गए, और जो अन्य बैंक रिजर्व हो गए ये सभी इसमें आते हैं। और जो आपकी मुद्रा होती है आपकी आर्थिक प्रणाली की बुनियादी मुद्रा होती है।
जिससे कि जो आपके आगे जाके इसका क्रेडिट भी बनता है। सेकंड जो आपका आता है वो मुद्रा आपूर्ति मापदंड आता है, मनी सप्लाई मेजर्स आता है, जिसमें आपका सबसे पहले M1 आता है, नैरो मनी, जो कि जो मुद्रा तुरंत खर्च की जा सकती है उसको हम आपका M1 होते कहते हैं। जैसे कि आपका जनता के पास नगद हो गई या मांग जमा हो गई, डिमांड डिपॉजिट, अन्य जमा हो गई RBI में। तो जो MI होती है, M1 होता है आपका, वो आपका C प्लस DD प्लस OD के बराबर होती है, जहाँ आपकी जो C होती है वो करेंसी विद पब्लिक होती है, जनता के पास नगद होती है। DD आपकी डिमांड डिपॉजिट होती है, अर्थात मांग जमा होती है। थर्ड जो आपकी OD आती है वो आपकी अन्य जमा होती है, अदर डिपॉजिट विद RBI होती है। सेकंड हम आपका M2 देख लेते हैं। जो आपका M2 है वो आपका M1 प्लस बचत खाते की जमा पोस्ट ऑफिस में, और जो इसका उपयोग किया जाता है वो विश्लेषण में किया जाता है। और M3 हो गया आपका ब्रॉड मनी, जो M1 प्लस समय जमा होते हैं, फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट होते हैं, और ये आपका सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला माप होता है। और जो आपकी M3 होती है वो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक के साथ होती है। और जो आपकी M3 होती है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मुद्रा आपूर्ति को दर्शाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखें जो आपकी आर्थिक गतिविधि है उसको समझने के लिए MPC, MPS, APC और APS जैसे जो संकेतक है उनसे हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी आय का उपयोग कितना कर रहा है, उपभोग कितना कर रहा है और उसको कितना बचा रहा है। तो MPC आपका जितना भी अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था में भी आपकी खपत उतनी ही अधिक होती है। साथ ही जो आपको उच्च शक्ति मुद्रा और M1, M2, M3 जैसे जो मापदंड हो गए ये हमें बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितनी मात्रा में मुद्रा उपलब्ध हो रही है और वो किस उपयोग में उसका उपयोग किया जा रहा है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे व्यापार चक्र के बारे में पूछा गया है, साथ ही व्यापार चक्र के 4 चरणों के बारे में भी हमें बताना है, और जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सामान्य गुणांक है उनके बीच हमें भिन्नता है और उनके बीच क्या अंतर है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में हम लिखेंगे जो अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की वो आपकी परिवर्तनशील होती रहती है। तो जो आपका ये परिवर्तन होता है उसको हम आपका व्यापार चक्र या बिजनेस साइकिल कहते हैं। जो व्यापार चक्र होता है ये हमें अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि जो और सेकंड आपका जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगा जिसे हम MPC कहते हैं, और जो गुणांक होगा मल्टीप्लायर, ये भी आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं दोनों ही, क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि हमारी आय में परिवर्तन का उपभोग और कुल राष्ट्र आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि हमारा व्यापार चक्र क्या है और उसके 4 चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा व्यापार चक्र क्या है, व्यापार चक्र किसे कहते हैं। तो व्यापार चक्र का मतलब आपका यही हो गया कि जो भी हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि कोई भी जो आर्थिक गतिविधियां हो गई जैसे कि उत्पादन, रोजगार, निवेश, आय, तो इनमें जो भी आपके परिवर्तन होते रहते हैं, जो भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं उसका हम आपका व्यापार चक्र कहते हैं। और जो आपका व्यापार चक्र होता है ये नियमित रूप से आते हैं और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने व्यापार चक्र देख लिया। अब हम आपके व्यापार चक्र के 4 मुख्य चरण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले वृद्धि और उत्कर्ष आता है, जिसमें उत्पादन, निवेश, आय और रोजगार में वृद्धि होती है। सेकंड, उपभोक्ता का विश्वास बढ़ता है और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका शीर्ष बिंदु आता है, पीक आता है। ये शीर्ष बिंदु में क्या होता है? शीर्ष बिंदु में वृद्धि रुक जाती है और जो महंगी है वो अधिक हो जाती है महंगाई, और साथ ही संसाधन पूरी तरह उपयोग में आ चुके होते हैं। थर्ड आपका मंदी अवसाद आता है, रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है उत्पादन घटता है और बेरोजगारी बढ़ती है। फिर आपके निवेश में गिरावट आती है और उपभोग घटता है और बाजार में अनिश्चितता फैलती है। फोर्थ आपका जो स्टेप आता है, चरण आता है, वो आपका निम्नतम बिंदु आता है, जिसमें व्यापार चक्र का सबसे निचला चरण को ही हम आपका निम्नतम बिंदु कहते हैं। इसमें जो अर्थव्यवस्था होती है वो फिर से सुधार की ओर जाती है। तो एक प्रकार से आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। जो आपका ये आपका आय का डायग्राम हो गया और ये आपका समय का आपकी लाइनिंग हो गई। तो इसमें जो मंदी है, ये जो आपकी ये चिन्ह है, ये आपके थ्रू हो गए, ये आपका पीक हो गए और ये आपका टफ हो गए। तो जो आपका ये चक्र है, ये जो आपका चित्र है, ये हमारी चक्र अर्थव्यवस्था की लय को दर्शाता है। इसमें आपका बार बार उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। तो अब हम आपका सेकंड देख लेते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सामान्य गुणांक में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले हम आपका MPC देख लेते हैं, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जो MPC है वो हमें बताता है कि 1 रुपए की वृद्धि होने पर आय में तो उसमें से कितना हिस्सा उपभोग में खर्च किया जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जो आपका MPC का सूत्र होता है वो आपका डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होता है, और जो इसका मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही
होता है। सेकंड आपका सामान्य गुणक कहाँ गया? सामान्य गुणक हमें बताता है कि प्रारंभिक निवेश या खर्च से राशि कितनी गुना बढ़ेगी, अर्थात जो के होता है वो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एमपीसी के बराबर होता है, अर्थात जो आपकी एमपीसी जितनी भी अधिक होगी गुणक उतना ही बड़ा होगा। तो इनके कुछ मुख्य अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले विशेषज्ञता देखें, फिर एमपीसी देखें, फिर गुणक देखेंगे। अर्थ देख लेते हैं। एमपीसी का अर्थ होता है आय में वृद्धि का उपभोग पर प्रभाव और गुणक का अर्थ होता है खर्च का कुल आय पर प्रभाव। सूत्र देख लेते हैं। एमपीसी का सूत्र होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और गुणक का सूत्र होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। मान देख लेते हैं। एमपीसी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है और जो गुणक का मान होता है वो 1 से अनंत तक के बीच होता है। परस्पर संबंध देख लेते हैं। जो गुणक का मान होता है वो एमपीसी पर निर्भर करता है और जो गुणक होता है वो एमपीसी से सीधे जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर कोई भी आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो उसका जो गुणक होता होगा वो 1 अपॉन 1 माइनस 0.8 होगा, जो कि आपका 5 के बराबर होता है। अर्थात अगर हमारे ब्याह में 1% के ब्याह से हमारे 1 रुपए के ब्याह से हमारे 5 रुपए की राशि आय उत्पन्न हो सकती है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका व्यापार चक्र है ये आपका एक प्रकार का परिवर्तन होता है जो कि आपकी अर्थव्यवस्था में आता है और इससे आपके उत्पादन आय ये सभी प्रभावित भी होती है। और इसे समझना इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और जो आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति गुणक जैसे जो सिद्धांत हो गए उनसे हमें पता चलता है कि खर्च और उपभोग का राष्ट्र आय पर कैसा असर होता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे एक प्रकार से न्यूमेरिकल देखा गया है। एक आपका जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल टाइप आता है, तो ये भी आपका एक न्यूमेरिकल टाइप ही है। मान लीजिएगा जो आपका उपभोग फलन है, जो आपका सी है, वो आपका 1 प्लस 0.6y दिया गया है और जो आपका संबंधित बचत फलन दिया गया है उसका निर्धारण हमें करना है। और इसमें जो बचत मूल्य होगा वो क्या होगा जब हम y बराबर 800 रखेंगे। इसी तरीके से दूसरा भी दिया गया है जिसमें आपका जो उपभोग फलन दिया गया है वो 50 प्लस 0.75 दिया गया है। तो इसमें हमें आपका समतुल्य बचत फलन बताना है और इसमें आय के किस स्तर पर बचत शून्य होगी उसको बताना है। तो इसके आंसर में हमें आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखना है। परिचय में आप लिख देंगे जो आप उपभोग फलन और बचत फलन है इनसे हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति या समाज अपनी आय को किस तरह खर्च करता है और उसका कितना हिस्सा सेव करता है। और जो उपभोग फलन है वो हमें बचत फलन को सरल गणना द्वारा निकाल सकते हैं। हम उपभोग फलन और बचत फलन को, जो आपको जो बचत होती है वो आय और उपभोग के अंतर को ही हम आपका बचत कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद हम आपका लिखेंगे जो भी हमें उपभोग फलन दिया गया होगा। मान लीजिए यहाँ तो आपको जो दिया गया था वो आपका सी बराबर 100 प्लस 0.6y दिया गया है। आपका क्वेश्चन में कोई चेंजेस भी कर सकता है लेकिन आपको कैलकुलेशन वही करनी है, उसके अपने जो भी आपको उपभोग फलन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है, लेकिन मेथड यही लगाना है। तो सबसे पहले आप लिख लें जो भी आपको उपभोग फलन दिया गया है, फिर हमें जो हमसे पूछा गया है वो हमें उसका सूत्र लिख लेंगे। तो हमसे यहाँ पे बचत फलन पूछा गया है तो हम बचत फलन का सूत्र लिख लेंगे, अर्थात s बराबर y माइनस सी। तो यहाँ अब हम आपका उपभोग फलन को हटाएंगे, जो हमारा उपभोग फलन है उसको हम निकाल लेंगे, अर्थात जो हमारा बचत हो गई। हम पहले बचत को निकालेंगे। तो बचत को निकालने के लिए हम पहले y लिख देंगे। हमारे से अभी y का मान हमें दिया गया है लेकिन हम अभी y का मान नहीं लिखेंगे, हम अभी आपका c का मान लिखेंगे ओनली। तो c का मान हमने यहाँ से ये 100 प्लस 0.6y यहाँ पे रख लिया तो y माइनस आपका c हो गया। तो सब जब हम आपकी y की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये आपका सबसे पहले हम आपके इनके प्लस माइनस के चिन्ह चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो मैथ का मेथड होता है ये यही होता है कि सबसे पहले प्लस माइनस के चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो जो पहले माइनस की माइनस प्लस में गुना करेंगे तो आपका माइनस आ जाता है, माइनस के प्लस में गुना करेंगे तो आपका माइनस ही आता है। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। s बराबर आपको जो बचत होगी वो y माइनस 100 माइनस 0.6y होती है। अर्थात अब हम आपका y में से जो आपका ये y है और जो आपका ये 0.6 है, अर्थात जो आपका +1 माइनस 0.6, तो इसमें से हम घटा देंगे इस y को। तो ये हमारा जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस ही करना पड़ेगा। तो 1 माइनस हमें 0.6 करना पड़ेगा, अर्थात जो कि हमारा 0.1y आता है और ये हमें आपका इसमें से 100 घटा देंगे। तो यहाँ पे आपका जो y जो हमारी बचत होगी वो हमारी 0.4y माइनस 100 होगी। और जब हमें जो y दिया गया था वो हमें 800 दिया गया था,
तो हम y का मान 800 रखकर बचत निकाल लेंगे। अर्थात हमने y का मान यहाँ पे 800 रख दिया। उसके बाद हमारा जो बचत आती है वो हमारी 220 रुपये आती है। अर्थात अगर हमारी आय 800 रुपये है तो हमें बचत 220 रुपये की होगी। अब हम आपका सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें भी हम आपका सबसे पहले उपभोग फलन रख लेंगे जो भी हमें दिया गया है। फिर हम आपका बचत फलन निकालने का सूत्र रख लेंगे जो हमें s बराबर y माइनस सी गई है। इसी प्रकार से आप इसका प्लस माइनस कर लेंगे। उसके बाद इनमें से घटा देंगे। फिर हम आपका जो बचत फलन का मान दिया गया है उसको रख लेंगे और जो हमारी बचत रखी गई है वो शून्य दी गई है तो हम आपका जो s का मान होगा वो शून्य रख लेंगे। तो ऐसे करके हम आपका y का मान निकाल सकते हैं। जब हमारी आय 200 रुपये होगी तो जो हमारी बचत है वो शून्य होगी। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे उपभोग और जो बचत फलन है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक ही होते हैं, क्योंकि जब भी हम उपभोग फलन हमें मिला रहता है तो हम उसे करके बचत फलन निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जिस भी मेथड से हमने इसको निकाला है, तो इसमें आपको जो महत्वपूर्ण सूत्र है बस आपको सूत्र याद रखना है, बाकी आपको सिर्फ सूत्र याद रखना। सूत्र याद रखोगे तो आपसे कुछ भी इक्वेशन दे दी जाएगी तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे एक आर्थिक मॉडल दिया गया है जहां आपका जो सी दिया गया है वो 100 प्लस 0.8 दिया गया है और जो आपका जहां आपको जो YD दिया गया है 0.8 YD दिया गया है, जहां आपका जो YD है वो y माइनस टी के बराबर दिया गया है। यहाँ में जो I दिया गया है वो 150, G दिया 150 दिया गया है, G 50 दिया गया है, T 20 दिया गया है, 20 प्लस 0.2y दिया गया है। तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं। इसमें हमें बचत निकालनी है, उपभोग और आय का संतुलन स्तर निकालना है। साथ ही हमें G बढ़कर 100 करके तथा A घटकर 100 हो जाता है। तो इसमें हमें संतुलित आय में भी परिवर्तन ज्ञात करना होता है। तो ये हमसे एक इक्वेशन दे दी गई, दूसरी हमसे पूछी गई। इसमें भी हमें C दे दिया, I दे दिया और G दे दिया। फिर हमसे एक तो आय का संतुलन स्तर पूछा गया, साथ ही G 125 तक बढ़ता है तो आय की नई संतुलन स्तर क्या होगी वो पूछी गई है। और 200 लक्ष्य आय को प्राप्त करने के लिए G की किस स्तर तक आवश्यकता है उसको पूछा गया है। तो इसके आंसर में भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे जो आपका आय का संतुलन स्तर होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम इनकम होगा, वो आपकी कुल मांग एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो आपका C प्लस I प्लस G के बराबर होती है और जो आपकी कुल आपूर्ति है कुल आय के बराबर ये होती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे सबसे पहले हम आपकी जो संतुलित आय है उसकी गणना करेंगे। तो जो आपका संतुलित आय होती है उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम आपका जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे C बराबर 100 प्लस 0.8 y माइनस टी, जहां में y का मान भी दिया गया है और हम जहां में t का मान दिया गया है। तो हम t का मान आपका रख लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको t को उपभोग फंक्शन में रखेंगे। तो सबसे पहले हमने आपका t रख लिया, तो t का मान हमें 20 दिया गया है। तो हमने 20 प्लस 0.2y YD बराबर y रख लिया, जहां आपका जो y हो गया वो माइनस 0 इसके बराबर हो गया। अब हम देख लेते हैं जो आपका c है ये आपका 100 प्लस 0.8 हो गया और जो आपका ये YD का मान है ये हमने YD का मान यहाँ पे रख लिया। अब देख लेते हैं जो आपका ये आप इसमें प्लस माइनस कर लेंगे, देन आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका C बराबर 100 प्लस 0.6y माइनस 16 आ जाएगा। तो सबसे पहले फिर हम आपको 100 में से 16 को घटा देंगे तो आपका 84 आ जाएगा। 0.6y हम आपका टोटली ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम आपका कुल मांग देखेंगे AD। तो AD आपकी क्या होती है वो आपका C प्लस I प्लस G के बराबर होती है। तो हमसे C आपके 84 निकल के आई, I जो हमारी है वो 0.6y निकल के आई और जो G है वो हमें 150 दी गई है। तो ये सभी हमने लिखने के बाद हमने इनको प्लस कर लिया 84 और 150 को, ये हमारा 284 बन गया। फिर हमारा 0.6y हम इसमें प्लस कर देंगे। तो फिर हम आपका इसको संतुलन कर देंगे, जहां आपका जो हमें y बराबर AD दिया गया है y बराबर 284 प्लस जो हमने A का मान है वो हमारा 284 आया और y का जो AD का मान तो हमारा 284 आया, जो y का मान है वो हमारा 0.6y आया है। तो अब हम आपका y का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको इधर ला के माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमारा 0.4y हो जाता है और ये हमारा 284 हो जाता है। तो हमारा फिर हम 0.4 को इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे गुना में है तो ये यहाँ पे भाग में चला जाएगा। तो भाग में जैसे जाएगा तो ये आपका बनेगा 284। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका बनेगा 284.0.4। तो आप जैसे पॉइंट उठाओगे तो ये यहाँ से कट जाएगा
फिर इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 710 आ जाएगा। तो हमारे संतुलित आय जो होगी वो हमारी 710 रुपये निकलेगी। अब हम आपका उपभोग और बचत निकालते हैं, तो जहां में टी बराबर 20 प्लस 0.25 गुना 710, ये हमारा जो संतुलित है उसको निकाल देंगे। तो जब हमारी जो टी है वो हमारी 20 होगी तो हमारा 197.5 उपभोग और बचत होगी। और जब y अपॉन डी होता है तो वो 710 माइनस 197,500 होती है। तो जो हमारा एंड जो आपकी सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो उपभोग निकलती है वो 510 निकलती है, और जो बचत निकलती है वो आपकी 2.5 निकलती है। सेकंड हम आपका देख लेते हैं, जो आपका जब हमें g बराबर 100 दिया जाए और i बराबर भी 100 दिया जाए, तो इसमें जब हम आपका नया एडी जो निकालेंगे वो एडी हमारा निकलेगा c प्लस i प्लस g के बराबर, जहां हमारे c का मान जो हमें दिया गया है वो आपका 84 दिया गया है, i का मान हमारा 0.6 प्लस y प्लस 100 दिया गया है और g का मान भी 100 दिया गया है। तो हम पहले इनको जोड़ देंगे, 84 को 100 को, तो जो हमारा 284 बन जाएगा। फिर हम 0.65 को भी इसमें जोड़ देंगे, तो फिर हम आपका y बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 284 प्लस 0.65 हो जाएगा। फिर हम आपका 0.65 को y में से अपोन कर देंगे, इसको घटा देंगे, और ये आपका 284 के बराबर आ जाएगा। तो फिर हम आपको 0.4 को इसके मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइडेड में ले जाएंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें 710 प्राप्त हो जाता है। तो इससे हमें ये पता जो हमारी संतुलित आई है वो फिर से 710 रह गई, क्योंकि आई भी घटा और जी उस अनुपात में बढ़ा, जिससे कि कुल मांग पर प्रभाव शून्य रहा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड हमारी जो इक्वेशन थी उसमें हमें मूल संतुलित आय निकालना था जब हमारा टी बराबर 0 हो। तो इसमें जो हमें सी दिया गया था वो 50 प्लस 0.85 दिया गया था, और जो आई दिया गया था वो 20 दिया गया था, और जो जी दिया गया था वो आपका 100 दिया गया था। तो सबसे पहले हम आपका एडी निकाल लेते हैं। एडी बराबर हमारा होता है सी प्लस आई प्लस जे। तो सी का मान हमें ये दिया गया है, ये हमने यहाँ पे रख दिया 50 प्लस 0.85। आई का मान हमें 200 दिया गया तो हमने 200 रख लिया। जी का मान हमें 100 दिया गया तो हमने 100 रख लिया। तो हम सबसे पहले 100 और 200 और 50 जोड़ लेंगे तो हमारे 350 हो गया, प्लस 0.85 रख लेंगे तो हमारा जो एडी हो गया वो 350 प्लस 0.85 हो गया। अब जो हमारा संतुलन करेंगे तो जो हमारा y होता है वो हमारे एडी के बराबर होता है। तो जो y हो गया उसका अर्थात आपका जो एडी निकल के आया वो आपका y के बराबर होगा। एडी हमारा ये निकल के आया है तो हमने इसको y के बराबर रख दिया। अब हम आपका जो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये आपका अपॉन में चला जाएगा। तो इसके बाद जो ये आपका आएगा 0.2y इक्वल टू 350। तो जो 0.2 है इसको हम आपके इसके डिवाइडेड में रख देंगे, फिर इसको जो भाग देकर आपका वो y निकलेगा वो आपका 1750 निकलेगा। अर्थात जो आपकी संतुलित आय होगी वो 1750 होगी। और जब आपकी जो g है वो 125 हो जाएगी, तो जो इसमें एडी होगा वो 50 प्लस 0.85 प्लस इसमें हम आपका जो मान रखा है उसको ही रख दें, y बराबर हमारा इतना आ जाएगा। फिर ये हम इसको इसके डिवाइडेड में ले जाएंगे। डिवाइडेड में ले जाने के बाद हम इसको इसके डिवाइडेड में ले जाएंगे तो जो आपका डिवाइड होकर 1875 आ जाएगा। तो जो संतुलित आय आएगी नहीं वो आपके 1875 आएगी। थर्ड आपका जो आता है जब लक्ष्य आय आपका 2000 हो, तो इसमें हमें जानना होगा कि जीएस कितना हो, जो कि आपकी जो y है वो 2000 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम आपका y बराबर यही फॉर्मूला रखें जो एडी बराबर होता है, एडी बराबर y के बराबर ही होता है। तो एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी दिया गया है, जहां आपका जो हमारा सी का मान दिया गया था वो आपका 0.85 दिया गया है, आई का मान 200 दिया गया है, जी को हमें ऐसे ही जी को हमें निकालना है। तो हमें y हमारे 2000 प्राप्त हो गई। तो ये हमने आपका 200 प्लस 50 जोड़ दिया तो हमारा 250 हो गया। साथ ही ये हमने इसको इसकी जो ये यहाँ भाग में था ये तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया। अब हम आपका जो इक्वेशन बना लेते हैं, ये आपके हमने इसमें से ये घटा दिया तो ये आपका 250 प्लस 1600 प्लस जी हो गया, और बराबर में आपका फिर हम इनको जोड़ लेंगे 1600 को 250 को, तो ये आपका 1850 प्लस जी आ जाएगा। अब हम आपका जी निकाल लेते हैं। जी निकालेंगे तो हमारा जी में आएगा 2000 माइनस 1850। तो टोटली जो हमारा जी निकल के आया वो आपका 150 निकल के आया। अर्थात हमारी जो लक्ष्य है वो 2000 प्राप्त करने के लिए हमें 150 रुपए की जी की आवश्यकता होगी। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे जो सरकार का व्यय होता है जी होता है, और जो कर नीति होती है टी होती है, वे आपके राष्ट्र आय को प्रभावित करती है। और जो पहली स्थिति होती है उसमें निवेश घटा और सरकारी व्यय उतनी मात्रा में बढ़ेगा, तो जो संतुलित आय है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका जो सरकार ने जी बढ़ाएगी तो जो आय है उसके गुणक में भी वृद्धि होगी। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पे
कुछ शब्दों पर टिप्पणी पूछी गई है जिसमें आपका बीओपी तथा बीओटी के बीच हमें अंतर बताना है, साथ ही मौद्रिक नीति का उद्देश्य बताना है, खुला बाजार की क्रियाएं बताना है और जीडीपी प्राचल बताना है। तो सबसे पहले हम आपका बीओपी और बीओटी के बीच अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका बीओपी देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे। तो बीओपी का अर्थ यही होता है कि किसी देश के सभी अंतरराष्ट्रीय लेन देन का लेखे को ही हम आपका बीओपी कहते हैं। इसमें आपका शामिल लेन देन होगा जैसे कि वस्तु, सेवा, पूंजी, प्रवाह, निवेश, सहायता आदि, ये सभी इसमें शामिल होती है। विभाजन देख लेते हैं जैसे कि चालू खाता, पूंजी खाता, रिजर्व खाता, ये आदि आते हैं। व्यापकता देख लेंगे, ये आपका आर्थिक चित्र देता है। फिर हम आपके इसकी संतुलन की स्थिति देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहले घाटा या अधिशेष सेवाएं हो गया, निवेश आदि, ये आपके इसी आधार पर तय होती है। इसमें जो केवल वस्तु होती है वो व्यापार के घाटे अपॉन अधिशेष को दर्शाता है। अब हम आपका बीओटी देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम उसको कहते हैं जो कि आपका केवल वस्तुओं के निर्यात और आयात का लेखा जोखा रखता है, उसको हम आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, बीओटी कहते हैं। इसमें आपके जो शामिल लेन देन होता है वो केवल वस्तुओं का ही आयात निर्यात होता है और इसका विभाजन चालू खाता के रूप में ही होता है। व्यापकता देख लेते हैं, ये केवल व्यापारिक वस्तुओं तक सीमित होता है और संतुलन की स्थिति में आपका केवल वस्तु व्यापार के घाटे अपॉन अधिशेष को दर्शाता है। उदाहरण के लिए आप देख लिए कि मान लीजिएगा भारत ने कोई भी अधिक वस्तु आयात की तो उसमें जो बीओटी होगा वो घाटे में होगा, लेकिन जो सेवा निर्यात होगा और विदेशी निवेश होगा वो बीओपी संतुलन में रहेगा। अब हम आपके मौद्रिक नीति के उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसके आपके कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं जिसमें आपका सबसे पहले आता है मुद्रास्फीति नियंत्रण अर्थात बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता बनाए रखना। सेकंड आपका अर्थ है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जिसमें ऋण को सस्ता और सुलभ बनाकर उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहन देना। थर्ड आपका ब्याज दरों में स्थिरता जिसमें आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्पष्टता बनाए रखना आता है। फोर्थ आपका रोजगार सृजन जो कि निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना आता है। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका विनिमय दर की स्थिरता आती है जिसमें जो विदेशी मुद्रा बाजार होता है उसको संतुलित करना होता है। सिक्स्थ आपका बैंकिंग प्रणाली की मजबूती जो कि बैंकों में तरलता बनाए रखना और जनता के विश्वास बनाए रखना है। तो ये आपके उद्देश्य हो गए। अब हम आपका खुला बाजार की क्रियाएं देख लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लेते हैं, ओएमओ। तो खुला बाजार क्या है उसको देख लेते हैं। खुला बाजार की क्रियाएं क्या है? तो खुला बाजार की क्रियाएं में हम केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो खरीदता है बेचता है ताकि जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें नकदी को नियंत्रित किया जा सके, तो उसको हम आपके खुला बाजार की क्रियाएं कहते हैं। इसमें जो आपकी मुख्य क्रियाएं आती है उसमें आपका सबसे पहला आता है सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। मान लीजिए आपको आरबीआई है उसके पास पैसे की अधिकता को कम करना चाहते हैं तो वही जो आपके सरकारी बॉन्ड जो होगा वो बेचता है, इससे बैंकों से नकदी निकलती है। सेकंड आपका सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद आती है जिसमें अगर बाजार में नकदी की कमी होती है तो जो आरबीआई होता है वो प्रतिभूतियां खरीदता है और बैंकों को नकदी मिलती है। जो आपकी नीति होती है ये आपकी मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उपकरण होती है और यही आपका ब्याज दर और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अब हम आपका फोर्थ देख लेते हैं जीडीपी प्राचल। तो जीडीपी जो आपका होगा वो देश में एक निश्चित समावधि में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, उसको हम आपका जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी के कुछ मुख्य प्राचल देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहला कंजप्शन आता है, सी आता है, जिसे हम आपका घरेलू उपभोग व्यय भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है व्यक्तियों द्वारा वस्तु और सेवाओं पर किया गया खर्च। सेकंड आपका इन्वेस्टमेंट आता है, आई आता है, जैसे कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जो भी निवेश किया जाता है पूंजी निर्माण में जैसे कि भवन, मशीनरी आदि, उसको हम आपका इन्वेस्टमेंट या आई कहते हैं। थर्ड आपका जी आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसमें सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं पर किया गया खर्च आता है। फोर्थ आपका एनएक्स आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है, जो कि आपका एक्स माइनस एम के बराबर होता है, अर्थात जो आपका निर्यात होगा और आयात होगा उसको घटाकर हमें शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। अगर आप कहते हैं इसमें ज्यादा निर्यात होता है तो उससे जीडीपी भी बढ़ती है। तो जीडीपी का सूत्र हमारा यही निकलता है, जो हमारी जीडीपी होती है वो आपका कंजप्शन प्लस आपका इन्वेस्टमेंट प्लस जी आपका जो अभी मैंने बताया गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्स माइनस एम, एन एक्स जो आपका होता है उस सभी को जोड़ के और एक्स माइनस एम का जो माइनस है उसको करके जीडीपी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपके कुछ इक्वेशन भी थे, कुछ आपके सूत्र टाइप क्वेश्चन भी थे, तो ये भी आपके आंसर में आते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें ही आपके सभी टॉपिक्स और कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम की वीडियो देखनी होगी तो वो भी हमने चैनल पे डाली हुई है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी हमारे चैनल पे जाके इंग्लिश मीडियम में भी इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स प्राइस ओनली 30 रुपीज रहने वाला है।
जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स या पीडीएफ नहीं लेने हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके प्रॉपर्ली फ्री होते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप एक बार नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स से रीड कर लीजिएगा, तो आपके सभी कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और अपने आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो कल आप सभी स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर वालों का फर्स्ट एग्जाम है, जो कि आपका इस सब्जेक्ट का भी रहने वाला है कुछ स्टूडेंट का। तो मैं आपसे यही होप रखूंगा कि आप सभी अच्छा एग्जाम देकर आए। ऑल द बेस्ट। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।